सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सड़क मरम्मत को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। बारिश बाद तेज होगा सड़क मरम्मत अभियान, कहा चारधाम यात्रा से पहले सड़कें होंगी दुरुस्त। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर दिया प्रतिक्रिया। शुद्धिकरण और सफाई में फर्क समझे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, कहा समाज बांटने में लगी बीजेपी। सीएम धामी और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का सेवा कार्यक्रम 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान। 25 सेवा केंद्रों पर होंगे 25 सेवा कार्य। आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर विधायक महंत दिलीप रावत ने की तारीफ। धामी सरकार के इंतजामों पर जताई संतुष्टि, कहा चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। अब तक सामने आए 40 मामलों में 5 मरीजों की हुई मौतें। 27 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां मानसून के चलते अक्सर पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में जलभराव के कारण सड़कों पर अधिक प्रभाव पड़ जाता है। वर्तमान में भी मानसून सक्रिय है और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के पुनर्निर्माण व गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में 15 सितंबर तक बरसात का मौसम रहता है, जिसके बाद बारिश कम होने लगती है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई समेत सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े सभी विभागों व केंद्रीय एजेंसियों को 15 सितंबर तक सड़क मरम्मत से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इसके बाद प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा, त्योहारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों और ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। सड़क मरम्मत कार्यों का वह स्वयं निरीक्षण करेंगे। देखिए, 15 सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा काल होता है, उसके बाद वर्षा कम हो जाती है। तो हमने कहा है कि सारे विभाग, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजीएसवाई हो या अन्य विभाग जो भी सड़कों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारी अन्य एजेंसियां भारत सरकार की भी काम करती हैं, उन सभी से हमने कहा है कि वो अपनी सड़कों की मरम्मत के जो होने वाले टेंडर इत्यादि या निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक संपन्न कर लें। उसके बाद सड़क सभी जगह ठीक करनी है, क्योंकि यात्रा भी चलेगी, त्योहार भी आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो उसका मैं स्वयं निरीक्षण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को शुद्धिकरण और सफाई का फर्क समझना चाहिए। हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को उचित ठहराना बीजेपी की नीयत को दर्शाता है। गंदगी होने पर सफाई होती है, शुद्धिकरण नहीं। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति से बाज आए। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड और उत्तराखंड की एकता सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमेशा बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बार फिर ये बयान सामने आया है, जिसमें वो हल्द्वानी में खड़गे जी के सभा स्थल के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण को न्यायोचित ठहरा रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के बयान पर प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। उनके बयान प्रतिक्रिया देने लायक ही नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धिकरण उचित किया गया, तो ये माना जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जानबूझकर दिए गए उनकी नीति को दर्शाता है और जानबूझकर ये बयान दिया गया। खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से नहीं। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हरिद्वार के श्री सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की कठिन साधना श्रद्धालुओं और संत समाज के लिए विशेष आस्था का केंद्र बनी हुई है।
इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान दक्षिण काली मंदिर पहुंची। दोनों ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की साधना के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने महाराज की तपस्या, कठिन साधना और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को नमन किया। मंदिर में चल रही विशेष साधना लगातार श्रद्धालुओं, संत समाज और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों को आकर्षित कर रही है। उत्तराखंड में मानसून और चारधाम यात्रा के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार के इंतजामों की सराहना हुई है। लैंसडौन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि भगवान की कृपा से अब तक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की तैयारियों को पुख्ता बताया। विधायक ने कहा कि मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार को पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और सरकार इस दिशा में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों की तो मानसून और चारधाम यात्रा के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार के इंतजामों की सराहना हुई है। लैंसडौन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि भगवान की कृपा से अब तक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की तैयारियों को पुख्ता बताया है। देखिए, उत्तराखंड तो एक मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है ही और इसलिए संवेदनशील भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल भगवान की कृपा से भी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियात सरकार को पूरा बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में आपदा के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से प्रदेश के युवाओं को मिल रहे स्वरोजगार के नए अवसर। मौन पालन को स्वरोजगार का जरिया बना रहे सैकड़ों युवा वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों में रखे ये सैकड़ों मौन बॉक्स स्वरोजगार में शहद की मिठास घोल रहे हैं। शहद उत्पादन को ग्रामीण आर्थिकी का जरिया बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई मौन पालन नीति को मंजूरी दी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैं राज्य सरकार का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए बीकीपिंग पॉलिसी लाई और इस बीकीपिंग पॉलिसी के बनने से हमारे जैसे लाखों मधुमक्खी पालकों को एक नया रास्ता मिलेगा। मधुमक्खी पालन को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार इस नीति के तहत मौन बॉक्स स्थापित करने, उनके माइग्रेशन, शहद प्रोसेसिंग यूनिट और टूल किट की खरीद पर मौन पालकों को 80% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से आज की तारीख में 80% तक की सब्सिडी मौन पालकों को दी जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है। और मेरा ये मानना है कि आपकी खेती बाड़ी के साथ मौन पालन के जरिए आप अपनी आमदनी को बहुत बढ़िया स्तर पे लेके जा सकते हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में लगभग 3,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन हो रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका चल रही है। राज्य सरकार ने अब 15,000 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे 25,000 किसानों को लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार मौन पालन को मिशन बनाकर चल रही है। किसानों को मौन पालन से संबंधित ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। मौन पालन से मिलेगा स्वरोजगार, किसानों की हितैषी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है। मैं विल्डास वाटेक में काम करती हूँ और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है। मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिलें। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। और चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के पहली बार मुख्यमंत्री से लेकर अब तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान 6 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में चित्रकला और वक्तव्य प्रतियोगिता, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मान व मातृ संवाद के साथ 7 अक्टूबर को सेवा ज्योत कार्यक्रम होगा। वहीं सेवा मेरा योगदान अभियान के तहत 25 सेवा केंद्रों पर 25 सेवा कार्य किए जाएंगे। सेवा सेतु अभियान के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर रहेगा। सोलह सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। और इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और तब से लेकर के आज तक 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ कार्यक्रम लिए हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने भी इन कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए इनको करने का संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो हमारा पहला कार्यक्रम इसमें होने वाला है वह है राष्ट्रव्यापी ड्राइंग और वक्तव्य प्रतियोगिता। इसमें हम स्कूलों में जाकर के ड्राइंग की और वक्तव्य की प्रतियोगिता करेंगे और इसके साथ जो दूसरा कार्यक्रम है वो है आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम। इसमें हम जो प्रदेश भर में हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें जाकर के उनको सम्मान करना और उनके अभिभावकों को बुला करके उनके साथ संवाद स्थापित करना, ये हमारा कार्यक्रम है।
रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच चल रहे विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी में रहने तक कार्यकर्ता देशभक्त रहता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उसे अपराधी और देशद्रोही बताया जाने लगता है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बिष्ट के मुताबिक पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, जिसे बीजेपी पचा नहीं पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि बीजेपी विधायक को अब अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वह बयानबाजी और विवाद कर रहे हैं। तो रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच चल रहे विवाद ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी में रहने तक कार्यकर्ता देशभक्त रहता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उसे अपराधी और देशद्रोही बताया जाने लगता है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं बिष्ट के मुताबिक पूर्व विधायक राजकुमार भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की नीतियों से वो प्रभावित हुए और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ये भाजपा से सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए भाजपा के विधायक भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी हार वहां पर सामने नजर आ रही है। इसीलिए राजकुमार ठुकराल जी पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर जो है राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन राजकुमार ठुकराल जी जमीनी नेता है, मजबूत नेता है, भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और भाजपा के हर षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब राजकुमार ठुकराल जी और कांग्रेस पार्टी। हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने की दिशा में प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में भगत सिंह चौक पर फुटपाथ के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी व्यापार मंडल ने उठाई है। आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने फुटपाथ के किनारे वृक्षारोपण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार में सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है। जनपद में बनाए जा रहे नए फुटपाथों के आसपास नियमित रूप से वृक्षारोपण और पौधारोपण किया जाएगा। भगत सिंह चौक पर फुटपाथ के सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की गई है। व्यापार मंडल ने फुटपाथ को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का जिम्मा उठाया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने फुटपाथ के किनारे पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। प्रशासन का कहना है कि शहर में बनने वाले नए फुटपाथों के साथ पौधारोपण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अभी कुंभ मेले को देखते हुए और साथ ही एचआरडी के द्वारा जो फुटपाथ निर्माण किया जा रहा है, उसके साथ ही शेड के लिए वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। अभी सभी के सहयोग से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये अच्छा पाथवे डेवलप होगा, जिससे यात्रियों को और श्रद्धालुओं को बहुत सहूलियत है। देखिए, पूरे रूट पर ही सभी फुटपाथ पर जहाँ पे भी फुटपाथ बन रहा है, जहाँ पर भी शेड डेवलप करने हैं, वहाँ सभी जगह पौधे लगाए जाएंगे। और अभी तो मुझे बताया जा रहा है करीबन 70 to 75 वृक्ष इस रास्ते पे लगाए। उत्तराखंड को पहली बार अपना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग के 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट को टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिल्डिंग के जरिए अदानी समूह को देने की मंजूरी दे दी है। ये प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा, जहां इसके लिए कोल ब्लॉक भी आवंटित किया जा चुका है। करार 25 साल के लिए होगा और इस समझौते के तहत यूपीसीएल को अदानी पावर से 5.746 रुपए प्रति यूनिट की तय दर पर 25 साल तक बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता होगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से राज्य को महंगे पावर एक्सचेंज और केंद्रीय
पुल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक उत्तराखंड मुख्य रूप से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर निर्भर है। सर्दियों में उत्पादन घटने और सिल्टिंग जैसी समस्याओं के कारण बिजली की कमी सामने आती है। ऐसे में दीर्घकालिक थर्मल पावर राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार इसे राजस्व का सौदा नहीं बल्कि सस्ती, भरोसेमंद और पूर्वानुमानित बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम बता रही है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बेस लोड बिजली की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत 1300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड को 5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते एवं अन्य संधि अभिलेखों में हस्ताक्षर करने, आवश्यक शर्तें पूरा करने, नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किए जाने हेतु माननीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई। ये छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था उत्तराखंड राज्य को, वहाँ पर ये 1320 मेगावाट का एक प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा था। नहीं, ये कोल आवंटन राजस्व प्राप्ति के लिए नहीं है। कोयला लेकर के हम लोग कहीं बेचने वाले नहीं है। ये कोयला हमारे राज्य के अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए अलॉट किया हुआ है। केवल उसी पर्पज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। पहले हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास या तो हाइड्रो है या सोलर है। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस नहीं है और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं होने की वजह से हमारे पास बेस लोड की दिक्कत होती है। खास तौर पर जब हमारी जनरेशन नीचे चला जाता है विंटर के महीने में, तब हम बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सचेंज के ऊपर या सेंट्रल पूल के एलोकेशन के ऊपर। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने भी हमें एडवाइस किया था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एक रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको लॉन्ग टर्म थर्मल पावर प्लांट करना चाहिए। उसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम यूजेवीएनएल के थ्रू भी लगा सकते थे या हम टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को दे सकते थे। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार अब तक 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें 27 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अन्य का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 5 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में अन्य गंभीर बीमारियां और कोमॉर्बिडिटी भी मौजूद थी। अस्पतालों को आइसोलेशन बेड चिन्हित करने, दवाइयों, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और अधिकांश मामले माइल्ड हैं। हालांकि बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग विशेष सावधानी बरतें। विभाग ने भीड़भाड़ में मास्क लगाने, लक्षण होने पर घर में रहने और हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। हाँ, देखिए, अगस्त से अगर हम बात करें तो लगभग 40 केस जो हैं हमारे अभी तक यहाँ पे आए हैं, जिसमें 27 केस रिकवर हो चुके हैं। इन 40 केस में लगभग जो 28 केस हैं वो हमारे देहरादून, बाकी अन्य और जगह से आए थे। और इसमें 5 डेथ भी रिपोर्टेड की गई। जो डेथ हुई है वो उनको कुछ और भी बीमारियां थी, साथ में समस्या थी, खाली यही नहीं था, कोमॉर्बिड थे पेशेंट वो। तो वो डिफरेंट अस्पतालों में भर्ती हुए थे और वहाँ पे उनकी डेथ भी हुई थी। तो अभी जो स्थिति ये है कि टोटल 40 मरीज अभी तक आए हैं, जिसमें 5 की डेथ हुई है, 27 जो है रिकवर्ड हो चुके हैं। बाकी अभी जो है वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में भर्ती है। तो जैसे एक्चुअली हमने तो हालांकि कल ही इस चीज़ों का संज्ञान लेते हुए और अपनी तरफ से दिशा निर्देश सभी को जारी कर दिए थे, हॉस्पिटल इंचार्ज को। कल शाम को स्टेट से भी एडवाइजरी हमें प्राप्त हुई है। उसके क्रम में आज फिर पुनः एक लेटर संशोधित पत्र जो है वो जारी किया जा रहा था।
चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के समीप हाथी पर्वत क्षेत्र में वॉश आउट होने से क्षतिग्रस्त हो गया है। हाईवे का एक हिस्सा टूटने के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होने का असर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी पड़ा है। मार्ग बाधित होने के चलते यात्रियों को रास्ते में ही रुकना पड़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मौके पर तैनात है और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते मार्ग को दोबारा सुचारू करने में समय लग सकता है। वहीं तहसील प्रशासन जोशीमठ ने बताया कि सड़क को जल्द खोलने के लिए संबंधित कार्यदायी एजेंसी को सूचना दे दी गई है। प्रशासन और एजेंसी की टीमें मौके पर पहुंचकर मार्ग बहाली के प्रयास में जुटी हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि मार्ग खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।